बीएड प्रथम सेमेस्टर के सभी छात्राध्यापकों एवं छात्राध्यापिकाओं का आज इस वीडियो क्लास में स्वागत है। जैसा कि आप सभी ग्रुप में जो वीडियो पढ़ रहे हैं उससे अब अवगत हो चुके हैं और उसी कड़ी में जो ईपीसी 1 है बीएड प्रथम सेमेस्टर की, उसमें जो अलग अलग स्किल्स आपके करिकुलम में निर्धारित किए गए हैं, उन स्किल्स जो दिए गए हैं उनमें से 8 स्किल्स का मैंने पहले भी आपको रिमाइंड कराया था, विभाग के द्वारा चयन किया गया है और उन 8 स्किल्स पर ही अलग अलग वीडियो बनाए जा रहे हैं। पूर्व में भी, आज के पहले भी आपके ग्रुप में 4 या 5 वीडियो डाले गए हैं और अब तक जैसा कि आप अवगत हैं, प्रस्तावना कौशल, व्याख्या कौशल, दृष्टांत कौशल और आज अनुशीलन प्रश्न कौशल पे यह वीडियो तैयार किया जा रहा है और इस वीडियो को आप ध्यान पूर्वक देखेंगे, अवलोकन करेंगे और जो व्हाइट बोर्ड पर टेक्स्ट लिखे गए हैं उसको जूम करके देखकर अपनी कॉपी तैयार करेंगे। इसी प्रारूप में, वीडियो में बताए गए प्रारूप के आधार पर ही आपको ईपीसी 1 या 2 या 3 की फाइल तैयार करनी है। लेकिन ये चूंकि ईपीसी 1 से संबंधित है स्किल्स, और आज इस कड़ी में अनुशीलन प्रश्न कौशल के विषय में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, अध्ययन करेंगे और आपको मार्गदर्शित करने का प्रयास किया जाएगा कि आप अपनी कॉपी को कैसे तैयार करेंगे। तो उसके पहले यह जरूरी है कि आप पहले यह देखकर, समझकर यह जान लें कि अनुशीलन प्रश्न कौशल क्या होता है। तो अनुशीलन प्रश्न कौशल का अभिप्राय सबसे पहले व्हाइट बोर्ड पे अंकित किया गया है और अनुशीलन प्रश्न कौशल को जब हम अपने अर्थों में इसके संप्रत्यय को स्पष्ट करते हैं तो यह कहा जाता है कि यह कौशल सूक्ष्म शिक्षण का एक महत्वपूर्ण कौशल है। जैसे कौशल तो और भी हैं, लेकिन उन कौशल में यह कौशल जो है एक महत्वपूर्ण कौशल है जिसके अंतर्गत शिक्षक छात्रों से जानकारी प्राप्त करने एवं उनकी कल्पना, चिंतन, तर्क एवं सोच की क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से बारी बारी से प्रश्न पूछते हैं। और इस पूछने का उद्देश्य क्या होता है? छात्रों को जागृत, विचारशील एवं क्रियाशील बनाना। यानी जो छात्राध्यापक होता है या जो शिक्षक होता है, वह छात्रों से जानकारी प्राप्त करने एवं उनकी कल्पना, चिंतन, तर्क एवं सोच की क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से बारी बारी से प्रश्न पूछते हैं, जिससे वे विषय को बेहतर ढंग से समझ सकें और आलोचनात्मक चिंतन कर सकें। अनुशीलन प्रश्नों के द्वारा छात्रों के मस्तिष्क को जागृत, विचारशील एवं क्रियाशील बनाया जाता है। तो ये जो अनुशीलन प्रश्न कौशल का अभिप्राय, सबसे पहले आप इस कंटेंट को देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। इसमें यह कहा जा रहा है कि सर्वप्रथम शिक्षक जो है छात्रों से जानकारी लेने हेतु और उनकी कल्पना शक्ति, चिंतन, तर्क एवं सोच की क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से, उद्देश्य क्या होता है अनुशीलन कौशल का? अनुशीलन प्रश्न कौशल का उद्देश्य होता है छात्रों की कल्पना, चिंतन, तर्क एवं सोच की क्षमता में वृद्धि करना। तो इस उद्देश्य से शिक्षक जो है छात्रों से बारी बारी से एक एक करके प्रश्न पूछते हैं, जिससे कि वे विषय को बेहतर ढंग से समझ सकें। यानी प्रश्नों के द्वारा, प्रश्न इस प्रकार से पूछते हैं बारी बारी से शिक्षक या छात्राध्यापक छात्रों से
कि उन प्रश्नों और उसके सापेक्ष दिए गए उत्तरों के आधार पर छात्र जो है विषय वस्तु या कंटेंट को या प्रकरण को या किसी सिद्धांत या नियम को बेहतर ढंग से समझने में समर्थ हो जाएं और आलोचनात्मक चिंतन कर सकें। साथ ही साथ जब प्रश्नों के अलग अलग तरह के प्रश्न किए जाते हैं और उन प्रश्नों का जब वो छात्र उत्तर देता है तो उन प्रश्नों में कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो उनकी आलोचनात्मक सजगता से रिलेटेड होते हैं। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के समय छात्र जो है अपने मस्तिष्क में कुछ विचार करता है, तर्क करता है और उस क्रियाशीलता के कारण अपने तर्कों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा कुछ उत्तर देता है। तो यह चिंतन के माध्यम से ही संभव हो पाता है। और यह चिंतन किस प्रकार का होता है? आलोचनात्मक चिंतन होता है। तो यानी किसी भी विषय वस्तु की समीक्षा करने में समर्थ हो जाना या क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी डेवलप कर लेना ही आलोचनात्मक सजगता होती है। फिर आप देखिए, अनुशीलन प्रश्नों के द्वारा छात्रों के मस्तिष्क को जागृत, विचारशील एवं क्रियाशील बनाया जाता है। जाहिर सी बात है कि जब शिक्षक छात्रों से प्रश्न करता है तो प्रश्न को सुनने के प्रश्न एक उद्दीपक का काम करने लगता है, यानी उनको स्टिमुलेट करता है उत्तर देने के लिए। और जब उत्तर देने के लिए वो विचारशील हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनमें पहले जागृति उत्पन्न होती है उत्तर देने के लिए, तभी वह विचारशील भी होंगे। तो ये क्या करता है? उनको जागृत करता है, फिर उनको विचारशील बनाता है और फिर उनको क्रियाशील बनाता है। फिर वो विचारशील होने के बाद वह क्रियाशील हो जाते हैं कुछ अनुक्रिया करने के लिए या उत्तर देने के लिए। तो ये तो बात हुई अनुशीलन प्रश्न कौशल के अभिप्राय से। अब हम इसका जो घटक है, पहले के वीडियो में भी आपने देखा होगा, चाहे प्रस्तावना कौशल हो या व्याख्या कौशल हो या दृष्टांत कौशल हो, सब में घटक के अकॉर्डिंग ही माइक्रो टीचिंग प्लान तैयार किया जाता है और उसकी टीचिंग की जाती है। जो अभ्यास किया जाता है उसका पूरा निर्देशन घटकों के अकॉर्डिंग ही चलता है और हर एक कौशल के अलग अलग अपने घटक होते हैं जो कौशल के क्रिया प्रणाली को निर्धारित करते हैं। तो ये अनुशीलन प्रश्न कौशल के घटक क्या होंगे? जाहिर सी बात है इसके घटक अलग होंगे। तो इसमें पहला जो घटक है वह संकेत प्रश्न पूछना है। संकेत प्रश्न पूछने का मतलब क्या हुआ? जैसे कभी कभी क्या होता है कि टीचर क्लास में कोई प्रश्न किसी बच्चे से पूछता है तो उस प्रश्न का उत्तर या तो छात्र नकारात्मक दे देता है या त्रुटिपूर्ण दे देता है, गलत दे देता है। उस स्थिति में शिक्षक को उस छात्र को डांटना नहीं चाहिए, उसको हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, बल्कि संकेत प्रश्न करने चाहिए। संकेत प्रश्न ऐसा प्रश्न होता है जो छात्रों को सही उत्तर देने के लिए प्रेरित करता है। अगर कोई छात्र गलत उत्तर किसी प्रश्न के सापेक्ष दे देता है तो शिक्षक उस प्रश्न को सप्लीमेंट्री क्वेश्चन बनाकर प्रस्तुत करता है, यानी उसको सही उत्तर की तरफ ले जाने के लिए अलग अलग तरह से प्रश्नों को निर्मित करता है और पूछता है। तो देखते होंगे कभी कभी हिंट करके भी शिक्षक छात्रों को सही उत्तर दिलाने में समर्थ हो जाते हैं। तो संकेत प्रश्न क्या होता है? संकेत प्रश्न, अगर किसी छात्र द्वारा गलत उत्तर या त्रुटिपूर्ण उत्तर या नकारात्मक उत्तर दे दिया, जैसे कभी कभी छात्र कह देते हैं कि हमको उत्तर नहीं मालूम है, तो नकारात्मक उत्तर हुआ। कभी कभी छात्र उत्तर देते हैं तो गलत उत्तर होता है। तो ऐसी स्थिति में शिक्षक जो है संकेत प्रश्नों के माध्यम से या संकेत प्रश्न पूछकर सही उत्तर देने के लिए छात्रों को क्रियाशील कर देता है या जागृत कर देता है। दूसरा घटक है विस्तृत सूचना प्राप्ति प्रश्न पूछना। देखिए इसका नाम ही है विस्तृत सूचना प्राप्ति। विस्तृत सूचना प्राप्ति मतलब जाहिर सी बात है कि जो आपको प्रश्नों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है
वह अधूरी है। तभी तो आप विस्तृत सूचना प्राप्ति के लिए प्रश्न करने के लिए अग्रसरित होंगे। तो जब छात्र से शिक्षक कोई प्रश्न पूछता है और छात्र का जो उत्तर होता है वह अधूरा होता है, यानी उत्तर तो कुछ हद तक सही होता है लेकिन उत्तर वो अधूरा होता है, तो ऐसी स्थिति में शिक्षक उससे बार बार कुछ ऐसे प्रश्नों को पूछता है जिससे जो शेष उत्तर जो अधूरे रह गए हैं वह भी प्राप्त हो जाए। इसके लिए जरूरी नहीं होता है कि उसी छात्र से बार बार पूछा जाए, दूसरे छात्रों से भी प्रश्न पूछकर अधूरे उत्तर को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कोई दूसरा छात्र अधूरे उत्तर को देता है या देने में समर्थ हो जाता है, तो पहले छात्र से, यानी जो छात्र अधूरा उत्तर दिया होता है यानी पूरा उत्तर जिससे नहीं मिला होता है, उससे उसका अनुकरण करवाते हैं, यानी रिपीट कराते हैं कि आप दूसरा छात्र जो सही उत्तर दिया उसने क्या बोला है, क्या कहा है। तो जो अधूरा उत्तर देने वाला छात्र होता है उसको रिपीट करके बताता है, यानी वह छात्र पूरे उत्तर से अवगत हो जाता है, परिचित हो जाता है। तीसरा जो है पुनः केंद्रीकरण प्रश्न पूछना। पुनः केंद्रीकरण नाम से यहां भी स्पष्ट है। देखिए, जो पुनः केंद्रीकरण प्रश्न किया जाता है वह उस स्थिति में किया जाता है जब शिक्षक का उद्देश्य छात्रों को किसी समस्या के सभी पक्षों से परिचित कराना हो, यानी उसका जो प्रश्न होगा वो कुछ इस तरह का होगा कि वह उस समस्या या किसी विषय वस्तु के सभी पहलुओं को कवर करेगा, सभी पहलुओं से संबंधित होगा। तो जब समस्या के विभिन्न पक्षों से छात्र को अवगत कराना हो, परिचित कराना हो, तो पुनः केंद्रीकरण प्रश्न किए जाते हैं, यानी छात्रों को बार बार उस मूल पक्ष से या जो विषय वस्तु का जो भाव होता है उसकी तरफ उन्मुख कराया जाता है या उसको प्रेरित किया जाता है कि अपने मूल पाठ या विषय वस्तु से वह जुड़ा रहे। चौथा है पुनः प्रेषण प्रश्न का प्रयोग। अब देखिए, पुनः प्रश्न यानी पुनः केंद्रीकरण के बाद पुनः प्रेक्षण प्रश्न का प्रयोग की बात की जा रही है। तो जो पुनः प्रेषण होता है वह जब छात्र कोई उत्तर देता है कि उससे पूर्व वाले प्रश्न पे, तो छात्र के उत्तर को प्राप्त करने के बाद एक दूसरा प्रश्न, कुछ प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं जो छात्रों को उसी उत्तर से संबंधित करें, यानी जो भी उत्तर हमको प्राप्त करना है या उसके लिए जो प्रश्न पूछा गया उससे मिलता जुलता कुछ ऐसा दूसरा प्रश्न पूछते हैं जिससे कि छात्र जो है उस विषय वस्तु के दूसरे पक्ष के से संबंधित उत्तर देने में समर्थ हो सके, तो वह पुनः प्रेषण प्रश्न होता है। पांचवा जो है आलोचनात्मक सजगता संबंधी प्रश्न। नाम ही है इसका आलोचनात्मक सजगता, यानी यह प्रश्न ऐसा होता है जिसमें क्या या क्यों शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः जो है जो आलोचनात्मक सजगता का प्रश्न होता है उसमें क्या या क्यों शब्दों का प्रयोग करके हम प्रश्न पूछते हैं। तो जाहिर सी बात है किसी भी प्रकरण, विषय वस्तु या किसी भी सिद्धांत या किसी घटना वृत्ति के संबंध में क्या या क्यों के रूप में हम प्रश्न पूछेंगे, तो छात्र जब उत्तर देगा तो उसके मस्तिष्क में अनेक विचार आएंगे उसका रीजन बताने के लिए या उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो जो एक अनेक विचारों की श्रृंखला उसके मस्तिष्क में चलने लगती है, तो वह उसके बाद यह थिंकिंग करके देखता है कि इसमें से कौन से विचार इस प्रश्न के संबंध में सही उत्तर के रूप में सेलेक्ट किए जा सकते हैं। तो वह क्रिटिकल थिंकिंग के माध्यम से जो सही उत्तर होता है
अनेक विचारों में से उसको प्रकट करता है या उत्तर देता है। तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो आलोचनात्मक सजगता से संबंधित होते हैं, यानी क्या या क्यों शब्दों के द्वारा जिन प्रश्नों का सामान्यतया हम प्रयोग करते हैं वो आलोचनात्मक सजगता से संबंधित प्रश्न होते हैं। अब देखिए, हम पाठ योजना पे आते हैं। सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना अनुशीलन प्रश्न कौशल, ये हेडिंग हो गया। इसमें कक्षा, विषय, जैसे पहले आपको बताया गया, अवधि, और आज का जो शिक्षण बिंदु है, जो टॉपिक है, वो है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, और विषय हमने इतिहास को लिया है। तो इस पे एक मॉडल आपको सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना अनुशीलन प्रश्न कौशल पे केंद्रित या स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चन से संबंधित बनाई गई है, और बोर्ड पे इसको अभिलिखित भी किया गया है। तो आप देखिए, ये जो ये सारणी है या जो ये टेबल है, इसमें क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया का कॉलम बनाया गया है। जो पहला जो ये छात्राध्यापक क्रिया का है, इसमें पहली जो एक्टिविटी होती है, यानी जो प्रश्न पूछा जाता है, जाहिर सी बात है कि ये जो कौशल है वो प्रश्नीकरण से ही संबंधित है। तो देखिए, एक चीज मैं और आपको रिमाइंड करा दूं यहाँ पे कि जब भी आप प्रश्न कोई बनाते हैं तो प्रश्न जो है उद्देश्यों से संबंधित होनी चाहिए, उस प्रकरण से संबंधित होना चाहिए, और साथ साथ प्रश्न जो है पॉइंटेड होने चाहिए। पॉइंटेड का मतलब क्या हुआ कि वो प्रश्न की भाषा शैली ऐसी हो, उसका कथन ऐसा हो, जिससे कि वह खुद ही इंगित करे कि छात्र को क्या उत्तर देना है। यानी छात्रों को यह समझने में कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कि वास्तव में इस प्रश्न के माध्यम से शिक्षक हमसे क्या जानना चाहते हैं, कौन सी सूचना प्राप्त करना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि प्रश्न का जो कथन है वह पॉइंटेड होना चाहिए, उसकी भाषा या शब्द जो है वह सरल होना चाहिए, बोधगम्य होना चाहिए। तो ये जो है, आप जब इन बातों का ख्याल रखेंगे और प्रश्न बनाएंगे तो ये प्रश्न ज्यादा बोधगम्य भी होगा। और उसके बाद जब हम अपने इस कौशल पे आते हैं, तो जब प्रश्न बनाते हैं तो अपने घटकों के अकॉर्डिंग हम प्रश्न बनाते हैं। जो घटक आपका 1 से 5 तक यहाँ दिया गया है, उसको ध्यान में रखते हुए क्रम से प्रश्न बनाते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी राज की नींव किस कंपनी ने डाली। आप देखिए कि एकदम पॉइंटेड क्वेश्चन है। तो जाहिर सी बात है, छात्र उत्तर देगा ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न करता है, कंपनी शासन से भारत को मुक्त कराने का प्रयास सबसे पहले कब किया गया। तो छात्र उत्तर देता है 1857 ईस्वी में। आप जानते हैं कि 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, उसी से रिलेटेड यह प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, इस संघर्ष का प्रारंभ कैसे हुआ। अब देखिए, जो आपका दूसरा ये जो घटक है, विस्तृत सूचना प्राप्ति, मैंने इसीलिए यहाँ कोट कर दिया है ब्रैकेट में, जिससे आपको समझ में आएगा कि ये कौन सा प्रश्न है। इस संघर्ष का प्रारंभ कैसे हुआ। अब जैसे इसके पहले जो प्रश्न पूछा गया कि इसको कंपनी शासन से भारत को मुक्त कराने का प्रयास सबसे पहले कब किया गया, तो 1857 में उत्तर मिला। अब इस स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में थोड़ा सा विस्तृत जानकारी अगर प्राप्त करनी हो तो हम एक विस्तृत सूचना प्राप्ति प्रश्न बनाएंगे। तो देखिए, एक प्रश्न बनाया गया है, ये जो संघर्ष हुआ, प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष, इसका प्रारंभ कैसे हुआ। तो जाहिर सी बात है, जब कैसे हुआ प्रश्न कर दिया गया तो थोड़ा सा विस्तार में इसका आप उत्तर देंगे। इसीलिए इस प्रश्न के नीचे हमने लिख दिया है विस्तृत सूचना प्राप्ति प्रश्न। अब देखिए, इसका जो उत्तर दिया गया है छात्र के द्वारा, तीसरा नंबर देखिए, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारी को गोली मारी, उन्हें फांसी दी गई
10 मई 1857 को भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों द्वारा किए गए अपमान के कारण खुला विद्रोह किया। तो थोड़ा सा विस्तार में जाकर इसका उत्तर प्राप्त हुआ, इसलिए जो तीसरा प्रश्न हो गया ये विस्तृत सूचना प्राप्ति प्रश्न हो गया। चौथा देखिए, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के क्या कारण थे। अब ये जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के तो अनेकों कारण थे, लेकिन इसमें उत्तर जो छात्र के द्वारा मिला चौथे क्रम में देखिए, देशी शासकों तथा किसानों में असंतोष। यानी जो छात्र उत्तर दिया उसने केवल दो कारण बताए, देशी शासक तथा किसानों में असंतोष कारण के रूप में उसने बताया। तो फिर उसके बाद पुनः प्रेषण प्रश्न किया गया। देखिए ब्रैकेट में पुनः प्रेषण लिखा गया है, यानी जो ये चौथा घटक है पुनः प्रेषण प्रश्न। तो पुनः प्रेषण प्रश्न के रूप में क्या पूछा गया, इसके अतिरिक्त कौन सा कारण था। ठीक है, तो उत्तर आया सैनिकों में असंतोष। अब जाहिर सी बात है, शिक्षक को ऐसा लग रहा है कि अभी तो 3 कारण ही बताए गए हैं, अभी और भी अन्य कारण हैं जिसको छात्रों से अभी प्राप्त उत्तर के रूप में नहीं हुआ है, तब वह पुनः प्रेषण प्रश्न करता है, कोई अन्य कारण बताइए। अब जाहिर सी बात है कि छात्र जो शेष उत्तर रह गए होंगे वही बताएगा, क्योंकि शिक्षक ने प्रश्न कर दिया कि कोई अन्य कारण बताइए, यानी जो पहले के 2 प्रश्नों में आपने 3 कारण बताए थे उसको छोड़कर अन्य कारण बताना है। तो एक अन्य कारण छात्रों ने सोच के बताया, सैनिकों शिल्पियों में असंतोष का होना। यानी 6ठे नंबर का प्रश्न का उत्तर क्या मिला, शिल्पियों में असंतोष का होना, यानी एक और कारण बताया छात्रों ने। अब ये जो 7वां प्रश्न है, अब ये 7वां प्रश्न जो है यह विस्तृत सूचना प्राप्ति का भी प्रश्न है और पुनः प्रेषण प्रश्न भी है। यानी कोई अन्य कारण बताइए तो पुनः प्रेषण प्रश्न था। अब ये जो 7वां है प्रश्न, ये विस्तृत सूचना प्राप्ति एवं पुनः प्रेषण प्रश्न है। यह प्रश्न किस रूप में है देखिए आप व्हाइट बोर्ड पे, अंत में आप बताइए 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य कारण कौन कौन से थे। अब जाहिर सी बात है कि पहले के जो चौथा, 5वां या 6ठा प्रश्न हुआ, अब 7वें में ये पूछा जा रहा है कि अंत में आप बताइए कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य कारण कौन कौन से थे। यानी जो भी कारण पहले के प्रश्नों में बताए गए छात्रों के द्वारा, अब सबको इंटीग्रेटेड कर दिया गया, समन्वित कर दिया गया है। यानी अब शिक्षक ये जानना चाहता है इस विस्तृत सूचना प्राप्ति एवं पुनः प्रेषण प्रश्न के माध्यम से, जो 7वें क्रमांक पे है, कि आप अब एक साथ इकट्ठा करके बताइए कि मुख्य कारण कौन कौन से थे। तो अब देखिए उत्तर छात्र देते हैं, देशी राजाओं में असंतोष, किसानों में असंतोष, देशी सैनिकों में असंतोष, भारतीय शिल्पियों में असंतोष। यानी अब एक साथ इकट्ठा करके जो 7वां प्रश्न है विस्तृत सूचना प्राप्ति और पुनः प्रेषण प्रश्न का, इसका उत्तर समन्वित रूप में या समावेशी रूप में हमको प्राप्त होता है। तो इस तरह के प्रश्न जो किए जाते हैं उनका उद्देश्य एक ऐसा उत्तर प्राप्त करना हो जो विस्तृत सूचना प्राप्त कराए, साथ साथ पुनः प्रेषण भी कराए। 8वां क्या है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव भारतीय जीवन पर क्या पड़ा। मैंने पहले ही आलोचनात्मक सजगता संबंधी प्रश्न की बात की थी, तो ये आपको बताया था कि इस तरह के प्रश्न जनरली सामान्यतः क्यों और कैसे के रूप में किए जाते हैं। तो इस तरह के प्रश्न में जब इस तरह की शब्दावली प्रयोग होता है तो आलोचनात्मक सजगता का प्रश्न बन जाता है। तो देखिए जो 8वां प्रश्न है ये आलोचनात्मक सजगता का प्रश्न है। यह प्रश्न किस रूप में किया गया है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव भारतीय जीवन पर क्या पड़ा, यानी क्या और क्यों की बात की जा रही है यहाँ। तो क्या प्रभाव पड़ा, तो जाहिर सी बात है जब छात्र से इस तरह का आप प्रश्न पूछेंगे कि जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था उसका भारतीय जनमानस पे क्या प्रभाव पड़ा,
तो इसमें छात्रों के मन में जो भी जानकारियां प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के विषय में रहेंगी, उस पे वो थिंकिंग करना शुरू करेगा। थिंकिंग करने के बाद उसकी समीक्षा करके तब वह उत्तर देगा कि वास्तव में इस स्वतंत्रता संग्राम का क्या प्रभाव पड़ा। तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है क्रिटिकल थिंकिंग की, इसके आधार पर जब कोई छात्र उत्तर देता है तो वह उत्तर जो होता है आलोचनात्मक सजगता के प्रश्न के माध्यम से प्राप्त होता है। देखिए 8वें प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ है किस रूप में, 8वां क्रमांक यहाँ है नीचे। भारतीयों ने स्वतंत्रता संघर्ष से प्रेरणा प्राप्त कर स्वतंत्रता का नया संघर्ष प्रारंभ किया तथा भारतीय जनजीवन में नई चेतना जागृत हुई। जाहिर सी बात है, अब छात्रों ने सोचा, चिंतन किया कि जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है या हुआ था, उससे निश्चित रूप से एक प्रेरणा मिली कि भारतीय जनमानस भी कंपनी शासन के खिलाफ या अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर सकता है। एक साहस उत्पन्न हुआ, तो एक प्रेरणा मिली तात्कालीन जनमानस को, और एक नई चेतना भी जागृत हुई। जब प्रेरणा मिली तो उनके अंदर एक चेतना भी जागृत हुई कि हम अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर सकते हैं। तो ये जो जितने विचार मन में आए, जो तर्क हुए, जो विश्लेषण हुए, संश्लेषण हुए, जो समीक्षा हुई, उसके आधार पे इस प्रश्न का उत्तर छात्रों ने दिया। तो जाहिर सी बात है कि यह प्रश्न जो है आलोचनात्मक सजगता का जो ये घटक है, इसको संतुष्ट करता है, इसका पालन करता है। तो आप देखते हैं कि ये जितने भी प्रश्न बनाए गए हैं, ये सभी घटकों से ही संबंधित है। यानी जो 5 घटक हैं, या इन 5 घटकों पे केंद्रित करके ही प्रश्न बनाए गए हैं। और इसमें चूंकि ये स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चन है, अनुशीलन प्रश्न कौशल है, इसलिए प्रश्नों के माध्यम से ही हम अपने शिक्षण का अभ्यास करते हैं, अपने स्किल को डेवलप करते हैं। किस स्किल को टीचर डेवलप करता है? प्रश्नीकरण संबंधी स्किल को। यानी एक शिक्षक कक्षा में जाता है तो अलग अलग प्रश्नों के माध्यम से छात्रों से उत्तर प्राप्त करता है विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि आप अपने देखे होंगे, आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे, या जो भी आपने एलकेजी से लेकर अब तक पढ़ाई की होगी, तो आपने देखा होगा कि कक्षा में जब शिक्षक आते हैं तो बीच बीच में अनेकों तरह के प्रश्न करते हैं। तो प्रश्न करने की भी एक कला होनी चाहिए, यानी एक प्रश्नीकरण भी एक आर्ट है और एक साइंस भी है। यानी प्रश्न कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए, इसका सीक्वेंस का क्या होना चाहिए या क्यों करना चाहिए, इसलिए यह आर्ट भी है और साइंस भी है। तो एक टीचर को प्रश्नीकरण संबंधी स्किल को इन्हेंस करना जरूरी होता है, जिससे कि जब वो कक्षा में वास्तविक रूप में पढ़ाने जाए तो अलग अलग प्रश्नों के द्वारा अपने कक्षा के छात्रों को विषय से केंद्रित रख सके, उसमें रुचि जागृत कर सके, उनको सजग कर सके, उसमें उनकी चिंतन शक्ति, तर्क शक्ति का विकास कर सके, उनको विचारशील बना सके। तो इन सभी उद्देश्यों के द्वारा प्रश्न किए जाते हैं शिक्षक के द्वारा। और आप जानते हैं जैसे लेसन प्लान ही बनाए जाते हैं तो कई तरह के, अनेकों तरह के प्रश्न होते हैं। जैसे प्रस्तावना प्रश्न होता है, विकासात्मक प्रश्न होता है, विचारात्मक प्रश्न होता है, मूल्यांकन प्रश्न होते हैं, पुनरावृत्ति के प्रश्न होते हैं, अनेकों तरह के प्रश्न शिक्षक कक्षा में करता है। तो जाहिर सी बात है कि इन प्रश्नों का जब वो प्रयोग करे तो कैसे करे, इसकी भी दक्षता टीचर में होनी चाहिए, तभी वह टीचर एक कॉम्प्रहेंसिव या इम्पैक्ट टीचर बन पाएगा। तो अब ये तो हो गई लेसन प्लान की बात। अब हम इसके बाद इसके रेटिंग स्केल या मूल्यांकन प्रपत्र की बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे घटकों के आधार पर मूल्यांकन प्रपत्र तैयार किया जाता है सहपाठी पर्यवेक्षक के द्वारा।